बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शरद पवार और उसकी पूरी टीम को जबरदस्त झटका दिया है। नवाब मलिक गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद उन्हें 10 दिन की ईडी कस्टडी मिली। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगा क्योंकि यह माना गया कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, ये पूरा केस देश से जुड़ा हुआ है। इस पूरे केस में जिसमें आरोप लग रहा है उसमें दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से नवाब मलिक मतलब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का संबंध है। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, दाऊद इब्राहिम के गैंग से महाराष्ट्र सरकार का सांठगांठ। शरद पवार के दाहिने हाथ कहे जाने नवाब मलिक के सांठगांठ। इतने गंभीर आरोप ईडी की अदालत में ईडी ने लगाया और इसी आधार पे 10 दिन की रिमांड मिली थी। लेकिन उस 10 दिन के रिमांड में ज्यादातर समय नवाब मलिक ने अपनी बीमारी के नाम पर जेजे अस्पताल में बिताया। 28 तारीख को नवाब मलिक को, मतलब 2 दिन पहले नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से खींच कर ईडी लाई कि बहुत हो गया तुम्हारी बीमारी, आओ, हमने जिस लिए तुम्हें आओ भगत के लिए तुम्हें हिरासत में लिया है, कुछ उस पे बात हो जाए। दरअसल 10 दिन की ईडी हिरासत का मतलब है कि ईडी अदालत को कन्विंस कर पाई कि नवाब मलिक के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। अब सोचिए कि इस देश में इतना कुछ ऐसे यूक्रेन पे हो रहा है जैसे पूरी टेलीविजन चैनल को 24 घंटे में इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन महाअघाड़ी की महाअसूली सरकार में क्या कुछ चल रहा है। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक। दरअसल नवाब मलिक पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट और अदालत की भी देखिए कि कितनी जल्दी इन लोगों की सुनवाई होती है। ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। 10 दिन की हिरासत में जब भेजा जाने लगा, उनकी गिरफ्तारी जब नवाब मलिक की हुई तो यूं यूं हाथ उठा उठा करके अपनी वीरता दिखा रहे थे। दोनों हाथ कभी ये उठा करके अपनी वीरता दिखा रहे थे। दरअसल पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे कि उनके ऊपर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन सच इससे परे क्या था? सच इससे परे था कि नवाब मलिक थर थर कांप रहे थे। एक रात क्या ईडी की हिरासत में बीती, नवाब मलिक को दुनिया भर की बीमारी हो गई। ब्लड प्रेशर हाई हो गया उनका शुगर लेवल बढ़ गया, पेट की 10 तरह की परेशानी होने लगी, उन्हें सपने आने लगे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में उन्होंने अपने आप को भर्ती करवा लिया। अब नवाब मलिक ईडी के हिरासत के बदले उन्होंने ज्यादातर समय अस्पताल में बिताया। जब ईडी उन्हें खींच करके लाई, अगले ही दिन, जिस दिन ईडी उन्हें जेजे अस्पताल से लेकर के आई, अब उसी दिन ईडी ने उनके बेटे को भी समन भेज दिया। दरअसल ईडी चाहती थी कि उनके बेटे को, फिरोज मलिक को, उनके साथ बैठा करके पूछताछ की जाए। इस मामले में उनके बेटे की ही नहीं, अभी नवाब मलिक की पत्नी, उनकी बिटिया की भी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि इन सब पर ईडी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अब नवाब मलिक को लगा कि पूरा कुनबा उनका फंस रहा है। महाराष्ट्र सरकार को लगा कि नवाब मलिक के लिए कुछ यदि नहीं किया गया तो नवाब मलिक पूरा पोल खोल करेंगे। इतनी जल्दबाजी देखिए, नवाब मलिक पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले से हमें निजात दिलाइए, इस पूरे मामले से हमें निजात दिलाइए, ये पूरा मामला बेदम है और इसमें हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता, हमें बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दबाजी भी क्या है आपको। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और कहा जब 3 मार्च को इस पूरे मामले में ईडी की अदालत को सुनवाई करनी है तो फिर आप इसे ईडी की अदालत में भी चलने दीजिए। जब आपको पुलिस कस्टडी भी भेजा है तो पुलिस कस्टडी में आपसे ईडी क्या पूछताछ करना चाह रही है ये तो पता चले। कम से कम लोअर कोर्ट को अपना काम तो करना दिया जाए। कह सकते हैं चलिए कम से कम बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब की बार इतना तो किया, लेकिन फिर मैं हमेशा कहता हूं लंबे समय तक अदालत की रिपोर्टिंग के आधार पे इस सवाल यह है कि इस तरह के लोगों को इतनी गंभीरता से अदालत कैसे लेती है। ये नवाब मलिक जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं कि एक सामान्य सा उत्तर प्रदेश का कवाड़ी महाराष्ट्र में इतना प्रभावशाली हो गया। ईडी ने की अदालत के खिलाफ जब नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट गए तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें सुनने से ही मना कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले एक बड़ी चालाकी की गई थी और ये कहा गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, इसका लोअर कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे समझिए किस तरह का खेल प्रभावशाली सफेद कॉलर, सफेद पोशों के लिए अदालत में किया जाता है।
कहा गया कि हम जमानत तो मांगने ही नहीं आ रहे हैं आपसे, हम बंदी प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना दिया, इस खेल को समझिए। मतलब लोअर कोर्ट ने ईडी की बात की दलील को सुनने के बाद उसे हिरासत में भेजा गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा जा रहा है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये कहां है, कैसे इनको गिरफ्त में रखा गया है, ये पता ही नहीं चल रहा। दरअसल नवाब मलिक की गिरफ्तारी ने सबसे ज्यादा परेशानी शरद पवार की बढ़ा दी है। शरद पवार की परेशानी ये बढ़ गई है कि शरद पवार को ये लग रहा है कि नवाब मलिक उनके कोटे के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम वोट बैंक के सुरक्षा कवच हैं, और यदि नवाब मलिक को नहीं बचाया गया, नवाब मलिक को जमानत नहीं मिली, तो ये परसेप्शन ओवैसी एंड गैंग कह देंगे, ये पूरा बना दिया जाएगा बड़ी आसानी से कि शरद पवार मुस्लिम वोट बैंक तो चाहते हैं लेकिन मुस्लिमों के हित नहीं चाहते। और नवाब मलिक चूंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक का एक सेंटर पॉइंट हो चुके हुए हैं, ये छिटक करके कहीं ओवैसी तो नहीं ले लेगा, क्योंकि ओवैसी के पास भी महाराष्ट्र में एक सांसद है। अब इस पूरे पक्ष को जरा समझिए कि दरअसल शरद पवार बड़ी पैमाने पर उद्धव ठाकरे की सरकार पर एक प्रेशर बनाए हुए हैं कि नवाब मलिक को बाहर करवाओ, और पूरी राज्य सरकार का दबाव है अदालत पर कि नवाब मलिक को किसी भी ढंग से जेल से बाहर आना चाहिए और उन्हें जेल से निकाला जाना चाहिए, ताकि ये मैसेज परसेप्शन ना बने कि पूरी इस अघाड़ी की सरकार में लूट खसोट का पूरा खेल एनसीपी कर रही है, शरद पवार की पार्टी। तो मतलब शरद पवार ने अपने कोटे के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया, वो जेल चला गया। शरद पवार की सरकार में दूसरे नंबर के सबसे प्रभावशाली सबसे बड़बोले मंत्री थे नवाब मलिक, वो जेल चले गए। अब शरद पवार के दिमाग में ये हो रहा है कि अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसे पावर का क्या मतलब है। शरद पवार बहुत परेशानी में है। शरद पवार को ये लग रहा है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख, इन सबके दिमाग में ये भर गया कि हमें बचाया नहीं जा रहा है, हमने जो भी कमाई माल लपेटे हैं वो पार्टी हित में और इन सब के लिए किया है, लेकिन परेशानी में हम फंसे। शरद पवार के बारे में कहा जाए, शरद पवार उद्धव ठाकरे से बेहद नाराज है, क्योंकि शिवसेना का एक भी नहीं पकड़ा गया, कांग्रेस का कोई नेता नहीं गिरफ्त में नहीं आया है, सिर्फ एनसीपी के ही नेता क्यों आए हैं, वो भी सामान्य नहीं, राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक पर जो आरोप है वो अनिल देशमुख से कम नहीं है। और कमाल की बात यह कि शरद पवार की पूरी टीम पर आरोप राष्ट्रद्रोह का है एक तरह से। सब आप इन 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 सब के सब पर जो आरोप है वो है आतंकियों के साथ साठगांठ के आरोप। अनिल देशमुख पर आरोप कि अनिल देशमुख ने जिलेटिन से भरी छड़ अपने चेले इंस्पेक्टर सचिन वाजे के माध्यम से एंटीलिया में रखवाए। और इतना ही नहीं, अनिल देशमुख पर सबसे गंभीर आरोप कि अनिल देशमुख ने ठेका दे रखा था अपने पुलिस अधिकारी को, और मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने सबसे महत्वपूर्ण उस समय के परमवीर सिंह ने आरोप लगाए। इस पूरी प्रक्रिया को जरा समझेंगे तब हम और आप बेहतर समझ पाएंगे कि पूरा खेल क्या है। शरद पवार की तरफ की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, ताकि ये परसेप्शन गढ़ा जा सके कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन गलत तरीके से फंस और इसीलिए अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं उद्धव ठाकरे, सीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि बड़ा वो शांत और सौम्य व्यक्ति हैं। तो ऐसे कंडीशन में उद्धव ठाकरे की पार्टी के तरफ से संजय राउत अपना बलबोलापन दिखा रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि 2.5 नहीं 3.5 लोगों को जेल होगी। जब कब 3.5 लोगों को जेल होगी? जब 2024 में केंद्र की सरकार हटेगी। दरअसल ये बलबोलापन का बयान वो नवाब मलिक की तरह देना चाह रहे हैं, ताकि भ्रम बनाया जा सके कि केंद्र की ताकत के कारण राज्य में उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसीलिए लगातार वो बोल रहे हैं कि बाप बेटा जेल जाएगा, 3.5 लोग जेल जाएंगे तो बाप बेटा कौन है, बाप बेटा कभी 2.5 लोग जेल जाएंगे तो बाप बेटा कौन है। परम देवेंद्र फडणवीस और उनके बेटे को लेकर के कहा जा रहा है कि इन इन लोगों को जेल जाया जाएगा। इसके बाद ये इशारा ये लगाया जा रहा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे, इन 2 लोगों के नाम के भी पढ़ा जा रहा है कि 3.5 लोग कहा जा रहा है। एक देवेंद्र फडणवीस का नाम खोल करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं 3.5 लोग जेल जाएंगे। ये 3.5 लोग कौन है? दरअसल अनिल देशमुख
और नवाब मलिक के जेल जाने के बाद शरद पवार की जो परेशानी लगातार बढ़ रही है, उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में उद्धव ठाकरे पर लगातार दबाव है। दबाव यह भी कि जो परमवीर सिंह, जिस परमवीर सिंह के लिए कहा जाता था कि ये परमवीर सिंह जो है उद्धव ठाकरे के कोटे के हैं, उस परमवीर सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद, कुर्सी कमाने के बाद भी परमवीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, सुप्रीम कोर्ट तक से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और ये सबसे ज्यादा शरद पवार के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो है ही, टेरर फंडिंग का केस है। अब टेरर फंडिंग का केस मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह का है, कि दरअसल नवाब मलिक पर आरोप है कि नवाब मलिक, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उन बेटी ने अवैध तरीके से संपत्ति हासिल की। और किसने? दाऊद इब्राहिम गैंग के वो आतंकी जिसको मुंबई सीरियल ब्लास्ट में, मुंबई में आतंकी हमला मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, उस आतंकी से जो फराज मलिक है, नवाब मलिक का बेटा, उसका भी संबंध है। और ये पाया गया कि हमने आपको पीछे बताया कि सरदार शाह वली जो इस पूरे मामले में, जो 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले, मुंबई में आतंकी हमले मामले में जो मुख्य अभियुक्त था, जो उम्र कैद मतलब जब तक जीवन है तब तक जेल में रहेगा, उस सरदार शाह वाली की जो संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई, क्योंकि आतंकवादी की संपत्ति है, उसे कुर्क कर ली गई। उसी संपत्ति को बैकडोर से खरीदने का खेल हुआ और इसे कहा जा रहा है टेरर फंडिंग। दाऊद इब्राहिम की बहन ने इसमें मदद की नवाब मलिक को। दाऊद इब्राहिम की बहन के ड्राइवर, इन सब के सहयोग से नवाब मलिक ने टेरर फंडिंग की अपने लिए। और ये एक बेहद गंभीर आरोप है और ये आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर है। ऐसे कंडीशन में ये पूरी तरह से क्लियर ही पिछले दिनों में आ गया कि ईडी को यूं ही नहीं 10 दिन की हिरासत मिली है। ईडी को 10 दिन की हिरासत मिलने का मतलब है कि ईडी ने इस पूरे मामले में बड़ी ही गंभीरता से अपनी जांच प्रक्रिया शुरू की है। और सिर्फ ये मामला ईडी के पास नहीं है, क्योंकि ये टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एनआईए को है। और हम आपको लगातार ये बताते रहे कि इतनी लंबी हिरासत सामान्य केस में नहीं मिलती। 14 दिनों की हिरासत एक साथ पुलिस या जांच एजेंसी कभी नहीं मांगती जब तक कि मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र के मंत्री लगातार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं? ये खेल अपने आप में कई तरह की चीजों को सामने रख रहा है कि नवाब मलिक की अब परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि वो परेशानी शरद पवार के लिए परेशानी का है। और इसीलिए संजय राउत लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि जब केंद्र की मोदी की सरकार चली जाएगी, मतलब अंगूर गिरेगा तो हम खाएंगे, चटपट निपटा लेंगे, तब 3.5 लोग जेल जाएंगे। जेल भेज देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे सत्यापित करना उतना ही मुश्किल है। ये संजय राउत समझ नहीं पा रहे हैं। संजय राउत को समझना चाहिए कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को किस तरह से जेल भिजवाया था इन सब ने मिलकर के। और इसी इसी नवाब मलिक ने उस दौर में कहा था अर्नब गोस्वामी के लिए कि आत्महत्या कर लेगा। नवाब मलिक बरबोलापन नवाब मलिक का इसीलिए था, पूरी चीजों को हम बार बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, नवाब मलिक इतना बरबोलापन इसलिए कर रहे थे कि जब वो गिरफ्तार होंगे तो ये परसेप्शन बना सकें कि उन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि वो केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्यों नवाब मलिक लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे। अब जो नवाब मलिक अर्नब गोस्वामी के लिए कह रहा था कि आदमी सुसाइड कर लेगा या आत्महत्या कर लेगा, वो अर्नब गोस्वामी निकल करके बाहर आ गया। लेकिन गिरफ्तार कर लेने से ही सिर्फ सब कुछ हो जाता तो अर्नब गोस्वामी को ये अंदर रख पाते और अर्नब गोस्वामी को सजा दिला पाते। लेकिन अर्नब गोस्वामी पर पूरी महाराष्ट्र सरकार लग गई, मुंबई पुलिस लग गया, परमवीर सिंह लग गए। लेकिन सच के साथ जब आप होते हैं और जब आप अन्याय के साथ खड़े होते हैं तो फिर क्या गर्त होती है, जरा समझिए इस चीज। परमवीर सिंह जेल गया, जेल के से बचने की कोशिश कर रहा है, भागे भागे फिर रहा है, नौकरी दांव पे लगी हुई है, सस्पेंशन चल रहा है और पूरी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अब इधर से उधर भागता फिर रहा है। मुंबई से भगोड़ा एक तरह से बना हुआ है। वो कौन? जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है। उसके लिए बेहद तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि आपने कैसी व्यवस्था बनाई कि 35 साल की आपने नौकरी की और ऐसी पुलिसिया व्यवस्था बनाई जिस पर आपका खुद का भरोसा नहीं है, जिसके आप खुद कप्तान रहे। वो परमवीर सिंह जो लगातार अर्नब गोस्वामी को धमकी देता था, उस परमवीर सिंह की गत देखिए। उस सचिन वाजे को देखिए, को जीवन भर उसे जेल से निकलना मुश्किल होगा। उस सचिन वाजे ने घर में जाकर के गिरेबान पे हाथ रख करके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था।
उस सचिन वाजे की गर्भ स्थिति को देखिए, सचिन वाजे के ऊपर जो कार्रवाई कराई सबसे महत्वपूर्ण, उस अनिल देशमुख की स्थिति देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। आपको कई बार लगता है कि सरकार कुछ कर ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इन सब को देखिए, इतना ही नहीं, इस नवाब मलिक की गत को देखिए, जिसने अर्नब गोस्वामी को परेशान करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, एक पत्रकार को पत्रकारिता के बदले उसे दूसरे आवरण में घेरने का और षड्यंत्र में उसे बर्बाद कर देने की ठानी। अर्नब गोस्वामी पर हमला दरअसल सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी पे हमला नहीं था, ये एक संकेत थे कि यदि आज आपने हमसे पंगा लिया तो हम किस कदर बर्बाद कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने संकेत अर्नब गोस्वामी के माध्यम से देश के तमाम पत्रकारों को देखी, लेकिन लुटियन दलालों को देखी। अर्नब की गिरफ्तारी पर चाहे अदालत लगाने वाला संपादक हो, तिहाड़ रिटर्न संपादक हो, ये तमाम लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, उन सबके खेल को भी देखिए कि कोई अर्नब के साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इन सबके दूसरे स्तर पर खेल देखिए, इनका खेल कैसे होता है कि अर्नब के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के लिए पींगे एक साथ बढ़ाते रहे। शाहरुख खान के बेटे के लिए ये तमाम लोग एक मंच पर आ गए और शाहरुख खान के बेटे के बचाव में अदालत लगाने वाले संपादक से लेके तिहाड़ रिटर्न संपादक से लेके तमाम एंटी नेशनल जितने भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल से सब एक मुश्त हो गए, सब एक पेट हो गए अर्नब गोस्वामी को बर्बाद कर देने के लिए। लेकिन अर्नब लौट करके आया और अर्नब को बर्बाद करने वाले तमाम लोग आज अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। पत्रकारिता की साख राष्ट्रवाद के आवरण ओढ़ने के बाद भी इन सबके पास नहीं है, इसीलिए सच और नैतिकता के साथ जो रहेगा आखिर जीत उसी की होगी। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि पूरा खेल जो महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र की महाआघाड़ी की सरकार दरअसल अपनी बर्बादी के दिन गिन रहे हैं और बर्बादी के दिन तो लगातार लगातार गिनते आ रहे हैं। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस पूरी प्रक्रिया में अब शरद पवार की सांसें थमनी मुश्किल हो गई है। शरद पवार की मुश्किलें बेहद बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो क्या अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद शरद पवार शिकंजे में होंगे? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि इन सब ने जो करोड़ों करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा किया, उसमें हिस्सेदारी उनके बॉस तक नहीं पहुंची? इसीलिए शरद पवार की पेशानियों पर बल है और शरद पवार सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं।